समुद्र की लहरों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 1500 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाइटैनिक जहाज के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। इस भयानक हादसे से कुछ मिनटों पहले ही टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथ एम्पेटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब चुका था। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। अगर हम इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थीं। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ। सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफ़ी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर सीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आज के समुद्री जहाज पानी समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज़्यादा सक्षम होते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में
हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाकों से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू वेंट को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता है। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्लाह ने बताया, जब उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू वेंट मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज़ दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टाम्प ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज़ का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगेंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। यह जहाज़ नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में यह तीनों जहाज काफ़ी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मूर्ता कहते हैं, आज के जहाज़ों की तुलना में वे नौका भर थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़ी समुद्री यात्रियों का जहाज़ वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज़ पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टाइटैनिक हादसों में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था
जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड वगैरह को देखकर अलर्ट कर सके। यह तरीका था जहाज के तेज गति से चलने की स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे की सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अर्लो बताते हैं यह जहाज कभी नहीं डूब सकता था। इस धारणा के चलते समाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वही मूर्धा ने बताया समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रडार और सोनार तो काफ़ी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्राओं के चार्ट सब कहीं ज़्यादा आधुनिक रूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।